हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले के दो वीडियो में हमने नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र दोनों को ही बड़ी ही आसानी से समझ लिया है। आप उसको जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बच्चों, अब हम इस कार्बन चक्र को बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं कार्बन चक्र यानी कि सबसे पहले कार्बन साइकिल को समझने से पहले यह जानेंगे कि कार्बन चक्र आखिर होता क्या है। बच्चों, देख सकते हैं कार्बन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र होता है। बच्चों, कार्बन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र होता है। अब जैव रासायनिक चक्र क्या होता है? बच्चों, हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। बच्चों, यह जो जैव रासायनिक चक्र है वह जैविक घटक और अजैविक घटक से होते हुए संपूर्ण होता है, वही कार्बन चक्र जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। बच्चों, और इसमें कार्बन वायुमंडल से होते हुए यह जीवों में प्रवेश करता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं यह जो कार्बन होता है कार्बन चक्र में जो कार्बन होता है वह वायुमंडल से होते हुए यह जीवों में यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वह जीवों से पुनः वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि बच्चों, जो कार्बन होते हैं वह वायुमंडल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जीव से फिर से वह वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी कि बच्चों, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन को CO2 के रूप में छोड़ देते हैं, यानी कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं फिर से। बच्चों, अब हम कार्बन के किसमें क्या महत्व है उसको देख लेते हैं, यानी कि कार्बन के महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि कार्बन किसमें कैसे पाया जाता है उसको देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले पर्यावरण में, तो यह पर्यावरण में किस रूप में होता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पर्यावरण में यह CO2 के रूप में होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और दूसरा देख लेते हैं पहाड़ों में, तो यह पहाड़ों में किस रूप में होता है? तो पहाड़ों में यह चूना पत्थर के रूप में होता है। बच्चों, देख सकते हैं पहाड़ों में यह चूना पत्थर के रूप में होता है। इस चूने से घर की लिपाई पोताई भी की जाती है। बच्चों, यह पहाड़ों में यानी कि पहाड़ी इलाका में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ये वहीं ज्यादा उपस्थित होते हैं। बच्चों, अब जीवों में किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, यानी कि जीवों में कहाँ पाए जाते हैं कार्बन? बच्चों, देख सकते हैं अंतः और बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं, यानी कि यह अंतः और बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं अंतः कंकाल हम जैसे जीव में, यानी कि जीव में अंतः कंकाल होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है, जो हड्डी होता है, वह ढांचा होता है, वह अंदर शरीर के अंदर उपस्थित होता है। और बाह्य कंकाल यानी कि आपने केकड़ा देखा होगा, उसमें जो कंकाल होता है वह बाहर होता है, यानी कि उसका जो ढांचा होता है शरीर का वह शरीर से बाहर ही दिखाई देता है। तो यह अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल के रूप में जीवों में पाए जाते हैं। बच्चों, अब तत्वों में देख लेते हैं, तत्वों में किसमें यह पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हीरा में और ग्रेफाइट में। यह हीरा और ग्रेफाइट दोनों में ही पाया जाता है। यानी कि बच्चों, कार्बन शुद्ध रूप में हीरा में ही होता है और इसमें किसी भी प्रकार का तत्व नहीं पाया जाता, और ग्रेफाइट में भी होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कार्बन चक्र के कुछ महत्व को भी देख लिया है कि यह कहाँ और कैसे और किसमें पाया जाता है। तो बच्चों, अब हम इस कार्बन चक्र के साइकिल को यानी कि चक्र को बड़ी ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं वायुमंडल में CO2 रूप में उपस्थित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उपस्थित होता है, जिसको जिसको पादप यानी कि पेड़ पौधे पेड़ पौधे ले लेते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के रूप में
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह पादप में यानी कि पेड़ पौधों में चले जाते हैं। जो CO2 में कार्बन होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप में पेड़ पौधों में चले जाते हैं। तो बच्चों पादप को जीव जंतु खाद्य पदार्थ के रूप में उसके बाद उपयोग कर लेते हैं, यानी कि उसको अपना भोजन बना लेते हैं। किसी भी पेड़ पौधे या फिर झाड़ियां को तो उसको खाद्य रूप में जीव जंतु ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों जीव जंतु जब पादप को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद जीव जंतु श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यह CO2 को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो बच्चों उसके बाद जब पादप को किसी भी जीव जंतु के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है तो वह सड़ जाता है, यानी कि मृत हो जाता है। और जीव जंतु की भी कभी न कभी तो मृत्यु होती ही है, तो वह फिर से मृत हो जाता है और मृत होने के पश्चात फिर से यह वायुमंडल में CO2 के रूप में चले जाते हैं। तो बच्चों जीव जंतु जब मृत होते हैं तो कुछ दिन बाद इसका जो स्केलेटन यानी कि इसका जो ढांचा हड्डी होता है वह जमीन में चला जाता है, यानी कि जमीन में विघटन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है और यह जीवाश्म ईंधन के रूप में यानी कि पेट्रोलियम के रूप में यह जमीन में चला जाता है और उस पेट्रोलियम को फिर से दहन के रूप में लिया जाता है और उसके दहन के करने से यानी कि उस पेट्रोलियम को जलाने से उससे जो धुआं निकलता है उससे वह CO2 फिर से वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार भी यह चक्र चलता है। तो बच्चों इसके बाद यह एक चक्र हो गया और इसके दूसरे चक्र में यहाँ देख सकते हैं वायुमंडल में जो CO2 होता है वह जल से क्रिया कर लेती है, वह जल से क्रिया कर लेती है और जल से क्रिया के पश्चात यह H2CO3 बना लेती है, यानी कि कार्बनिक अम्ल बना लेती है। देख सकते हैं यहाँ पर H2O और यह CO2 जब क्रिया करती है तो यह H2CO3 बना लेती है, यानी कि कार्बनिक अम्ल में बदल जाती है। तो बच्चों देख सकते हैं कार्बनिक अम्ल में बदलने के बाद इसमें अवशोषण होता है, यानी कि इसमें अवशोषण होता है। देख सकते हैं इसमें अवशोषण की क्रिया होती है। उसके पश्चात यह चूना पत्थर में चले जाते हैं, यानी कि CaCO3 में बदल जाते हैं। हमारे जमीन की गहराई में चूना पत्थर उपस्थित होते हैं, उसी में यह चले जाते हैं। उसके बाद लाखों वर्ष बाद ज्वालामुखी से CO2 के रूप में यह फिर से वायुमंडल में चले जाते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं लाखों वर्ष बाद यानी कि कई लाखों करोड़ों वर्ष बाद ज्वालामुखी जब फटता है तो वह CO2 के रूप में यह चूना पत्थर निकल जाता है और फिर से वायुमंडल में जाकर शामिल हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार यह साइकिल चलता रहता है। देख सकते हैं बच्चों वायुमंडल में CO2 उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण के रूप में उसको पादप ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधे अपने आप में ले लेते हैं। उसके बाद पादप को खाद्य पदार्थ के रूप में जीव जंतु ग्रहण कर लेते हैं। जब जीव जंतु श्वसन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों पादप जब मृत होती है और जंतु जब मृत होती है तो वह फिर से CO2 में चला जाता है। और बच्चों जो जीव का मृत शरीर होता है वह जमीन में जाकर ईंधन के रूप में यानी कि पेट्रोलियम के रूप में बन जाता है और उसको जलाने से यानी कि उसको दहन के रूप में उपयोग करने से फिर से उससे जो धुआं निकलता है वह फिर से वायुमंडल में चला जाता है CO2 के रूप में। और बच्चों इधर देख सकते हैं वायुमंडल में जो CO2 होता है वह जल से क्रिया करके H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं और कार्बनिक अम्ल का अवशोषण चूना पत्थर द्वारा हो जाता है, यानी कि कार्बनिक अम्ल से यह चूना पत्थर में बन जाता है और यह चूना पत्थर हमारे जमीन की गहराई में उपस्थित होता है जो कि लाखों वर्ष बाद ज्वालामुखी से फटकर फिर से CO2 से वायुमंडल में चला जाता है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हमने कार्बन चक्र को समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक
पहुंचती रहे। सो चलिए बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।